बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे MGD 3401 के जो मॉड्यूल नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 उसकी। ठीक है, इसके में टॉपिक्स हैं 80 टू लेकर 95 तक। कुछ टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ कल डिस्कस करेंगे और ये हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहली बात, उसने लाइबिलिटीज को क्लासीफाई किया है। तो अगर मैं सिंपली क्लासीफाई करूं तो हमारी लाइबिलिटीज 3 तरह की होती हैं। उसने तो किया है, लेकिन हम जरा कलेक्टिवली बात कर लें। तो ये लाइबिलिटीज है हमारी, ये होगी एक करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। अब ये दो तो आप लोगों ने बैलेंस शीट में देखी हुई हैं, यहां भी वो देख रहा है। ये देखें, एक प्रेजेंट करंट और नॉन करंट, ये दो तो हो गई, बात समझ आ गई। तो ये कॉन्टीजेंट कौन सी हैं? खैर नहीं मेंशन है यहाँ पे, शायद आगे आ जाए। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका कंफर्म नहीं है कि ये लाइबिलिटी अकर होगी। ठीक है, हम इसको बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि ऐसी लाइबिलिटी हमारे लिए ये टेम्परेरी लाइबिलिटी होती है। फर्ज करें कंपनी पे किसी ने केस कर दिया है, अब वो केस हम हारेंगे जीतेंगे कोई इल्म नहीं है, और केस की नोयत देखते हैं तो फर्ज करते हैं जी हमें इसके बदले में अगर हम केस हारते हैं तो 20 लाख रुपए हमें देना पड़ सकता है। तो वो हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, अगर देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, तो जिसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये लाइबिलिटी अकर होनी है कि नहीं होनी, उसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। क्योंकि हम इसे नॉर्मली बैलेंस शीट्स में नहीं लिखते, तो फिर उस लिहाज से हमारी दो ही लाइबिलिटीज बनती हैं, एक ये और एक ये। नेक्स्ट हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की हम जो ये हमने बात की हुई है, करंट लाइबिलिटी होती है जी लेस देन 1 ईयर्स। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ड्यू होती है। एंटी होल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, और इसका मकसद सिर्फ ट्रेडिंग होता है, यानी कि ये डे टू डे ऑपरेशन की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा, obligating even an event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative but settle that obligation। हाँ, ये वही बात जो मैं बात कर रहा था कि रियलिस्टिक अल्टरनेटिव तो नहीं है, लेकिन हमें ये ऑब्लिगेशन कभी कभार सेटल करनी पड़ती है। लीगल ऑब्लिगेशन कौन कौन सी हमारे ऊपर आ सकती हैं? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी हमारे पास, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा, कोई टर्म्स के हवाले से, कोई लेजिस्लेशन के हवाले से, ये लाइबिलिटीज आ सकती हैं, लेकिन इन लाइबिलिटीज का मनी से ताल्लुक नहीं है। ये लाइबिलिटीज जरूर है, लेकिन अगर इनमें मनी इन्वॉल्व होगी तो इनका ताल्लुक अकाउंट से है। तो हम डायरेक्टली उस पर आते हैं फिर जी। नेचर ऑफ करंट लाइबिलिटी से हमारे पास आ जाता है, जनरली स्पीकिंग करंट लाइबिलिटी पेबल विद इन 12 ईयर्स, ये सिंपल जनरल स्पीकिंग। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल में करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट है तो उसका करंट पोर्शन यानी कि जो इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा। बैंक ऑफ ड्राफ्ट, डिविडेंड प्ले पेबल और नॉन ट्रेड पेबल्स, किसी भी और तरह के पेबल्स हों, ये सारी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। उसमें ट्रेड क्रेडिट आ सकता है, अक्रूड पेबल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू हम एडवांस में रिसीव कर चुके हैं। यानी कि मतलब ये कि हमने गुड्स दी, यानी कि हमने कैश रिसीव कर लिया है, बट गुड्स नॉट डिलीवर्ड, यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली ऑनर नहीं हमने किया, लेकिन कैश हम रिसीव कर चुके हैं। आगे आगे लाइबिलिटी टाइप डिपेंड्स अपॉन व्हेन टू पे, whom टू पे, व्हाट टू पे, किसको पे करना है, कब पे करना है और क्या पे करना है। ये लाइबिलिटी के 3 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इसके बाद आती है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग होता है कैंसिलेशन, मीन्स टू नेट ऑफ एन एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी while प्रेजेंटिंग इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम करंट लाइबिलिटी जो करंट एसेट से अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, यानी कि हम डायरेक्टली ये भी सर, लिख सकते हैं करंट इसका जनरल एसेट्स मतलब क्या माइनस होगा? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सर जी जी। सर ऑफसेट का एक जनरल मतलब क्या होगा? ऑफसेट जनरल मतलब होता है एडजस्टमेंट करना।
ठीक। इसको एडजस्टमेंट भी आप कह सकते हैं, इसको कैंसिलेशन भी कह सकते हैं। लेकिन इसका आपने अब क्वेश्चन पूछा है तो हम इसका लफ्जी मतलब भी देख लेते हैं। चलो, मेहरबानी। जी। जी, ये देखें, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स और इफेक्ट। तो वह इफेक्ट इक्वल और अपोजिट हो तो वो कैंसिलेशन ही होती है। या एडजस्टमेंट होती है। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट चलेंगे, हमारे जी पास है सर। जी अनकंडीशनल राइट ऑफ सेटअप। जी, वो कुछ एग्जांपल्स भी लिख रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर करंट टैक्स पेड इन एडवांस 2 लाख, करंट टैक्स पेबल ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख, नेट टैक्स पेबल इज 1 लाख बेस्ड ऑन लीगल एनफोर्सिबिलिटी राइट टू सेट ऑफ। देखिए जी, हमने एडवांस में टैक्स 2 लाख का पे किया हुआ था, हमारा टैक्स 3 लाख बना, तो अब 1 लाख की लाइबिलिटी है, बाकी 2 लाख सेट ऑफ हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एडवांस पे किया हुआ था। ओके, ये राइट ऑफ बेसिकली इसको सेट ऑफ कहते हैं, कि जो कि हमने वो लिखा हुआ था एडवांस, उसको एडवांस टैक्स हम लिखा हुआ था हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टैक्स। अब चूंकि आ गया टैक्स पेबल, तो ये दोनों के दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपस में। ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, तो ये 2 लाख एडजस्ट होने के बाद बाकी 1 लाख हमें पे करना है। दिस कॉल सेट ऑफ या ऑफ सेट। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास लाइबिलिटी, वही बात उसने की दोबारा। जी, एक सिनेरियो उसने दिया है, सिनेरियो पे डिस्कशन करते हैं जी। वो कहता है जी, सैंपल कंपनी प्रोवाइड्स वारंटी फॉर द मशीन सोल्ड टू ईएफएफ कंपनी, वेयर ईएफएफ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इफ द डिफेक्टिव मशीन इज रिटर्न विद वैलिड प्रूफ ऑफ डिफेक्ट। ठीक है जी। सैंपल कंपनी एस्टिमेट दैट इफ द मशीन सोल्ड इज स्टिल इन वारंटी हैड मेजर डिफेक्ट्स, टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट वुड बी इक्वल टू 10 लाख। लो जी, मशीन मसला आ गया, वारंटी में मौजूद है, अगर हम उसको मेजर डिफेक्ट है तो वो 10 लाख की रिप्लेस होगी। को मेजर डिफेक्ट है, अगर कोई माइनर डिफेक्ट है तो टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट वुड बी 5 लाख, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 5 लाख होगी। अब लाइबिलिटी मेंशन करनी है, रिजल्टिंग फॉर मेजर डिफेक्ट 10 लाख, रिजल्टिंग फॉर माइनर डिफेक्ट 5 लाख, नो डिफेक्ट जीरो, टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। जी, उसने कहा है सैंपल पास्ट however suggests that only 10% of machines sold will have major defect। 10% चांस है कि हम मशीन मेजर डिफेक्ट के तौर पर सोल्ड करें, और 30% चांस है कि माइनर डिफेक्ट के तौर पर हम मशीन सोल्ड करें। तो जितना चांस है ना, वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो हम उसकी एक्चुअल अमाउंट 10 लाख को 10% ले लेंगे और 5 लाख का 30% ले लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल 2.5 लाख की हमारी लाइबिलिटी बन गई, जो कि हम बियर कर सकते हैं। लॉस अगेंस्ट वारंटी क्लेम, 2.5 लाख का लॉस हो गया वारंटी क्लेम के अगेंस्ट। प्रीमियम फॉर वारंटी क्लेम 2.5 लाख। ये कोई वारंटी क्लेम नहीं किया, यहाँ पे कोई चीज क्लियर करता चलूं, ये सिंपल इस तरह से है जिस तरह हम इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस ये उससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए इंश्योरेंस की मिसाल दे रहा हूँ। ये एक्चुअली एक्चुअली इंश्योरेंस है नहीं, लेकिन मिसाल देने लगा हूं आपको, कि इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाइए, हर महीने इंश्योरेंस या हर साल इंश्योरेंस, बल्कि मंथली बेसिस पर पे हो रही होती है, हर महीने हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या हर साल हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो वो हमारा लॉस होता जा रहा है, हमें उसका कोई क्लेम नहीं मिल रहा। हाँ, कल को और हमारी गाड़ी को खराब होती है तो फिर हम उसका क्लेम ले सकते हैं, तब तक हमारा सिर्फ लॉस ही हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे जी हम, एक और सिनेरियो आ गया। सैंपल कंपनी मैन्युफैक्चर वॉशिंग मशीन, इट सोल्ड वॉशिंग मशीन टू द वैल्यू ऑफ 9 लाख ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। 9 लाख की वॉशिंग मशीन बेच दी। Based on its historical warranty claim experience, it provides for an estimated warranty expense of 2% of the revenue। जी,
9 लाख मशीन्स बेची हैं, तो 2% चांस है कि जो रेवेन्यू का, कि हमें वो क्लेम देना पड़ेगा। तो जो हमारा क्लेम होगा उसे हम अपना एक्सपेंस या अपना लॉस लिख सकते हैं कि ये क्लेम हो सकता है। तो 9 लाख का 2% लेंगे, वो 18,000 आ गया। ये हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर दी कि ये हमें लॉस हो सकता है। अगर वो, अब लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली जो हमें लॉस हुआ वो 15,000 का हुआ। फॉर मीटिंग वारंटी एक्सपेंस फॉर द फॉलोइंग ईयर, ये 14 और 15 उसने लिख दिया हुआ है। एक्चुअली ये एग्जैक्ट सेम फिगर आनी चाहिए थी। ये किया क्या उसने, ये एंट्रीज गलत है। अच्छा, ये एंट्री गलत कर रहा है वो। अच्छा, ये देख लें बेटा, 18,000 की प्रोविजन हमने क्रिएट की है, उसमें से 15,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया है। तो यहाँ पे फिगर जो वैल्यू आएगी वो भी 15,000 आएगी, ये 14 नहीं आएगी, 15,000 आएगी। इसके बाद बाकी का जो होगा वो हमारा फॉर रिवर्सल ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग ईयर। रिवर्सल जब करेंगे तो ये वारंटी एक्सपेंस 3,000, क्योंकि बाकी का हो गया, यूटिलाइज हो गया। तो यहाँ पे प्रोविजन भी 3,000 की हमारी रिवर्स हुई है। बाकी वारंटी एक्सपेंस हमारा हो गया है। अब वो वारंटी एक्सपेंस हम एक्चुअली अपना उसमें लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, ये जी मैं जो जिसकी बात शुरू में मैंने की थी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। IAS 37 defines the contingent liability as obligation that is either possible obligation या present obligation arising from the past event, the outcome of which will be confirmed only on the occurrence of or non-occurrence of one or more uncertain future event। पैसे देने पड़ सकते हैं या नहीं देने पड़ सकते। arising from past event which is not recognized either because it is not probable that an outflow resource will be required to settle an obligation। जी, प्रेजेंट एप्लीकेशन में हमारे पास जो अमाउंट है ऑब्लिगेशन की, वो अक्सर औकात कंफर्म नहीं होते कितनी हमें हो सकती है। दोनों केसेस में जो केस है, आपसे केस हो गया, आपको कोई पेनल्टी पड़ सकती है। अगर पेनल्टी कंफर्म है तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कंफर्म नहीं है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। बात दोनों सेम है। जी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे जी। अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट लाइबिलिटीज। एक सेकंड, हमारे पे ये टॉपिक थे कितने, चैप्टर नंबर 2 के, सॉरी चैप्टर 4 के। 95। मेरा ख्याल है ये 88 डिस्कस करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, बाकी कल करेंगे। जी, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा नहीं, बल्कि हम इसी को क्लोज यहीं पे करते हैं, नॉन करंट कल करते हैं। करंट और कॉन्टीजेंट हमने डिस्कस कर ली, नॉन करंट लाइबिलिटीज को इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कोई और क्वेश्चन बेटा पूछ लें। सर मैं पीछे से थोड़ा क्वेश्चन था कि ये जो हमने करंट ईयर फॉलोइंग ईयर इनमें क्या मतलब वो अमाउंट में क्यों फर्क आ रहा है इनसे, ये उसको समझ नहीं जी आई जी सर। जी जी। सर 86 टॉपिक में जो यहाँ पे हमने मशीन के बारे में पढ़ा था, मशीन के बारे में। 86 टॉपिक में, हाँ जी बताएं। हाँ जी। यहाँ पे यानी कि फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का कोई सारा रहता है हमें, तो ये उसकी 18,000 बन जाएगी। अच्छा, इसको छोड़े, फॉलोइंग ईयर में। जी। मैं बताता हूँ हुआ बेसिकली क्या है। हमने एक प्रोविजन क्रिएट कर ली कि हमें ये, जब हमने मशीन सेल की तो हमने कहा 2% हमारा एक्सपेंस नॉर्मली होता है। तो वो हमने पहले से लिख दिया कि 18,000 हमारा एक्सपेंस हो सकता है। हमने ये वारंटी एक्सपेंस लिख दिया, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट ठीक में है। शिफ्ट हो जाएगा ठीक है। साल के एंड पे। लेकिन हुआ क्या, साल पूरे में हमें सिर्फ 15,000 क्लेम देना पड़ा। हाँ। ठीक है। तो वो ठीक प्रोविजन ठीक फॉर ठीक वारंटी ठीक। और जो कैश पे किया या पेरोल कॉस्ट हो या मटेरियल कॉस्ट जो भी हुआ व्हाट्स एवर, फर्स्ट करें कैश ही पे हुआ है 15,000, तो ये वो एंट्री हो गई। फिर साल के एंड पे ये एंट्री रिवर्स की हमने कि हमारा 3,000 का वारंटी क्लेम नहीं हुआ। ठीक। ठीक है, साल के ठीक हो गया, शुरू में। ठीक। देखें, बिजनेस की टर्म होती है कि बिजनेस डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट
बट जी। ऑलवेज रेडी फॉर द लॉस। लॉस के लिए हमेशा तैयार रहें। तो फिर बिजनेस में ये कहते हैं कि जो लॉस आपका साल के अंदर हो सकता है, उसकी साल के शुरू पे ही या पिछले साल के एंड पे ही प्रोविजन रख लें कि ये अगले साल हमारे लॉसेस हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन था बट मेरा आपका टाइम शायद ओवर हो गया है मेरे ख्याल से। हाँ, टाइम मुझे लग रहा है ओवर हो गया। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, मैं फिर वहां से जी आप आपको कोई सवाल बात नहीं, पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। पूछें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी अगली क्लास की स्टूडेंट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है आज। आप क्वेश्चन पूछें। अच्छा, ये था कि अब 18,000 तो हमने प्रोविजन खुद बना दी थी कि दो, उसमें उसने क्वेश्चन दे दी कि 2% आपका लॉस हो सकता है टोटल ओके। में से। वो तो हाँ। हमें पता चल गया। पर आगे लॉस हमने बनाया कि ये 15,000 का हुआ है हमें। तो ये हम्म। हमें कहाँ से इसका आइडिया होगा हमारा लॉस 15,000 का हुआ यार सिंपल सी बात है। आप वॉशिंग मशीन सेल करते हो, ठीक है? एक वॉशिंग मशीन है जी 5,000 की। आपने पूरे है? साल में जी। 9 लाख की वॉशिंग मशीन सेल करनी है। ये आपका एस्टिमेट है जी। जी। अब 9 लाख की वॉशिंग मशीन का मतलब है कि 2% एक्सपेंस का 18,000 आपका वारंटी क्लेम हो सकता है। जी। साल के दौरान 3 वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से, जलने की वजह से या बैड वर्किंग की वजह से वापस आ गई। उन तीनों कस्टमर्स ने कहा कि हमारा जनाब 5,000 वापस कर दें, हमें चेंज नहीं करवानी। ये अब बात सर, समझे? मेरा क्वेश्चन ये था। अब जैसे ऊपर उसने, हम इसको एरे लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन था ये जिसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब उसने मेरा क्वेश्चन मेंशन इतना ही किया है कि इतना हमारा सेल है, इतनी हमने रिटर्न देना पड़ सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने आपने क्वेश्चन कहा की ये। क्वेश्चन उसने, ओके ओके ओके, मैं अब आपका क्वेश्चन समझा। सॉरी 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 सॉरी। जी सर। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट है ही नहीं। ठीक है, ठीक सर। ये ये क्वेश्चन आप नहीं है, समझ फिर आ गए ना? एंट्री में ही उसने बात समझाई है, तो फिर एंट्री उसकी गलत थी, वो हमने ठीक की है। आप बिल्कुल ठीक है, ठीक आप है, समझ आ गए। क्वेश्चन ठीक था। मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया, अब मुझे समझ आ गई कि आपका क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में तो उसने ये बात कही नहीं 15,000 वाली। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है सर, बस ये मेरा हाँ, क्वेश्चन था। चलें ठीक होगा जी, ओके जी। तो अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।